गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन हुआ। ये बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2020 से अभी तक पिछले लगभग 4.5 साल में हमारी एलएसी के अराउंड सिचुएशन थोड़ी एबनॉर्मल बनी हुई थी। 50 से 60 हजार सोल्जर्स दोनों साइड से, इंडिया और चाइना की साइड से, वहां पर इकट्ठे हुए। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में और डिसएंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मामला है क्या? 2020 की बात है। एलएसी एलएसी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। एलएसी वो लाइन है जहां पर चाइनीज फोर्सेस आकर रुक गई थी आफ्टर 1962 वॉर। 1962 का युद्ध हुआ, चाइना ने लद्दाख के रीजन को इन्वेड किया और जहां वो युद्ध विराम हुआ था, जहां पर आकर वो वॉर रुकी थी, उस लाइन को कह दिया जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इसी लाइन के अलोंग गलवान वैली है और गलवान में इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में एक झड़प होती है जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से इंडिया चाइना बॉर्डर के अलोंग छोटी छोटी झड़पें देखने को मिली थ्रू आउट द बॉर्डर। चाहे आप लद्दाख की बात कर लीजिए, चाहे आप ईस्टर्न बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, पूरे बॉर्डर के अलोंग छोटी छोटी झड़पें देखने को हमें मिली। और तब से लेकर अभी तक भारत और चाइना की जो रिलेशनशिप है उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ गया। अब कोशिश यह की जा रही है कि इस पेट्रोलिंग अरेंजमेंट के थ्रू दोबारा से सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए और 2020 तक जो सिचुएशन चली आ रही थी उस सिचुएशन पर वापस लौटा जाए। और ये 50 से 60 हजार सोल्जर्स जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड लद्दाख में इकट्ठे हो गए हैं, वहां से उन्हें डिसएंगेज किया जाए और वापस बुला लिया जाए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता। अब पेट्रोलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या पेट्रोलिंग को लेकर ये एग्रीमेंट क्यों किया गया? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये वो रीजन है जहां तक चाइना की फोर्सेस ने, चाइना की आर्मी ने इंडियन टेरिटरी में इन्वेड कर दिया था। तो ये सारा रीजन जो आप देख रहे हैं, ये सारा रीजन अक्साई चिन का क्षेत्र है, अक्साई चिन का रीजन है जहां पर चाइना ने कब्जा किया हुआ। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो डिस्प्यूटेड है, जहां पर इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है और चाइना क्लेम करता है कि ये उसकी टेरिटरी का पार्ट है। अब यहां कोई फिजिकल बॉर्डर है नहीं, क्योंकि कोई फिजिकल बॉर्डर नहीं है, इसी वजह से दोनों साइड्स पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग के थ्रू वो फिजिकली उन पॉइंट्स तक जाती हैं जो वो क्लेम करती हैं और उसके बाद वहां से वापस आ जाती है। पेट्रोलिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों पर, अपने अपने रीजन्स के ऊपर नजर रखना जरूरी है कि कहीं दूसरी फोर्सेस उसको ऑक्यूपाई ना करें। इसी वजह से पेट्रोलिंग की जाती है। अब 2020 में जब गलवान में यह हादसा हुआ, उसके बाद से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग जितने भी हमारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, सभी जगह जो पेट्रोलिंग हो रही थी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई। स्पेशली अगर बात की जाए दो रीजन्स की, एक है आपका दिप्सांग का इलाका ये, और दूसरा है आपका डेमचौक। तो एक पड़ता है नर्दर्न लद्दाख में जाकर दिप्सांग प्लेन का इलाका और दूसरा पड़ता है सदर्न लद्दाख में आकर डेमचौक का इलाका। इन दोनों रीजन्स में ही पेट्रोलिंग राइट्स छीन लिए गए थे और ये दोनों ही साइड्स ने किया था। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग इंडियन और चाइनीज फोर्सेस ने अपने बफर जोन्स क्रिएट कर लिए थे और ये एक दूसरे की फोर्सेस को इन रीजन्स में नहीं आने दे रहे थे। तो मतलब पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे थे। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में इन्हीं दो बड़े क्षेत्रों में जो पेट्रोलिंग राइट्स हैं, उन पेट्रोलिंग राइट्स को रिस्टोर करने की कोशिश की गई है, जिससे दोनों साइड्स के बीच में ये जो फ्रिक्शन चल रहा है, इस फ्रिक्शन को डी एस्केलेट किया जा सके। इसके साथ साथ 2005 में इंडिया और चाइना की आर्मीज के बीच में एक बॉर्डर पैक्ट हुआ था। तो यहां पर एक बॉर्डर पैक्ट हुआ था, जिस बॉर्डर पैक्ट में यह कहा गया था कि अगर कभी
इंडिया और चाइना की फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो वहां पर कोशिश ये की जाएगी कि दोनों साइड म्यूचुअल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें, एक दूसरे को प्रोवोक ना करें और कोई फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। बट 2020 गलवान में जो हुआ वहां पर एक दूसरे को प्रोवोक भी किया गया, बहुत सारे सैनिक मारे भी गए और फोर्स का इस्तेमाल भी किया गया। इनफैक्ट इसके बाद 2021 में पेंगोंग के इलाके में, ये रहा पेंगोंग का एरिया, पेंगोंग झील, पेंगोंग के एरिया में फायरिंग तक हुई, यह भी रिपोर्ट किया गया कि वहां पर फायरिंग की गई है। तो 2020 के बाद से लगातार अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फ्रिक्शनल पॉइंट्स पर फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, एक दूसरे को प्रोवोक किया गया। तो अब यहां पर यह भी कहा गया है कि हमें 2005 में जो बॉर्डर पैक्ट साइन हुआ था उसको रिस्पेक्ट करना है। अब ज्यादा डिटेल्स तो निकलकर आई नहीं है अभी तक बाहर, लेकिन हां, इंडियन साइड की तरफ से हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनकी तरफ से यह जरूर बताया गया है कि यह बॉर्डर एग्रीमेंट जो किया गया है यह दो बड़े रीजन्स को लेकर है, एक है दिप्सांग का इलाका और दूसरा है डेमचौक का रीजन। तो जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था कि दो बड़े रीजन्स हैं, एक है दिप्सांग प्लेन्स जो नॉर्थ में पड़ता है, ये वाला रीजन, और दूसरा है डेमचौक जो बिल्कुल साउथ में आकर पड़ता है। यह कहा जा रहा है कि यहां पर पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर कर दिए गए, मतलब इंडियन आर्मी अब दोबारा से जैसे 2020 तक वो पेट्रोलिंग कर पाती थी, वो रीजन्स जो इंडियन आर्मी क्लेम करती है वहां तक वो जा पाती थी, फिजिकली उन्हें मॉनिटर कर पाती थी, अब दोबारा से इंडियन आर्मी को वो राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए। जैसे अगर हम बात करते हैं दिप्सांग की, तो दिप्सांग में इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक ये पूरा रीजन जो है, इस पूरे रीजन को मॉनिटर कर पाती थी, इस पूरे रीजन में इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग कर पाती थी। लेकिन जब 2020 में गलवान डिस्प्यूट हुआ उसके बाद से ही यहां पर बफर जोन्स क्रिएट हो गए, चाइना की आर्मी ने इंट्रूड किया और उसके बाद से ही हमारी इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू यह भी क्लेम किया गया है कि इन रीजन्स में चाइना ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर लिया है। तो अब जब इंडियन आर्मी को यह राइट मिल गया है कि वो फिजिकली इन पॉइंट्स को दोबारा से पेट्रोल करके मॉनिटर कर पाएगी, तो अब यह भी सामने आएगा कि चाइना ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बिल्ड किया और भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली ये कितना डिसएडवांटेजेस हो सकता है। तो दो बड़े रीजन ऐसे हैं, एक है दिप्सांग का इलाका, दूसरा है डेमचौक का इलाका, जहां पर इंडिया को दोबारा से पेट्रोलिंग राइट्स मिल गए। और यह कहा जा रहा है अब आगे आने वाले कुछ हफ्तों में डी एस्केलेशन भी शुरू हो जाएगा। ये 50 से 60 हजार ट्रूप्स जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, धीरे धीरे करके दोनों ही साइड्स उन्हें वापस बुला लेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट में केवल दो ही रीजन्स को शामिल किया गया, जो अभी तक इंफॉर्मेशन निकलकर आई है, अभी तक जो मीडिया में बताया गया है, कोट किया गया है, यहां पर दो ही रीजन ऐसे हैं जिनको लेकर ये बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा भी लद्दाख के रीजन में और भी फ्रिक्शनल पॉइंट्स हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि लद्दाख में 5 से 6 बड़े फ्रिक्शनल पॉइंट्स हैं जहां पर बार बार इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होता रहता, विवाद होता रहता है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका है, इसके साथ साथ गलवान का इलाका है जहां पर 2020 में एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी और उसके बाद ही ये सारे विवाद जो है वो खड़े हुए थे, और इसके साथ साथ पेंगोंग सो का इलाका। तो ये 3 बड़े फ्रिक्शनल पॉइंट्स हैं, इनके बारे में इस एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया गया, और उसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि इन फ्रिक्शनल पॉइंट्स पर पहले ही डिसएंगेजमेंट को लेकर और पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है। तो यह कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि इनके बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका है, इसी वजह से इस प्रेजेंट एग्रीमेंट में इन्हें शामिल नहीं किया गया। तो गलवान वैली, पेंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग, इन पर दोबारा से नेगोशिएशंस नहीं किए गए हैं, अभी तक ये इंफॉर्मेशन निकलकर आ रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो चाहे पेंगोंग हो, चाहे गलवान हो, चाहे गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, और या फिर इसके अलावा और फ्रिक्शनल पॉइंट्स हो, यहां पर बार बार डिसएंगेजमेंट होता है।
यहां पर बार बार पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है जो एक्सपर्ट्स रेज कर रहे हैं। पास्ट डिसएंगेजमेंट एफर्ट्स रिड्यूस्ड टेंशंस बट अंडरस्कोर्ड द ऑनगोइंग चैलेंज ऑफ अनरिजॉल्व्ड जोन्स। तो अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो डिसएंगेजमेंट पहले भी हुआ है, पेट्रोलिंग राइट्स पहले भी रिस्टोर किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर जो डिस्प्यूटेड जोन्स हैं उनको लेकर कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, और इसी वजह से बार बार आपको गलवान जैसी झड़पें देखने को मिल जाती है। हालांकि गलवान में तो काफी ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉर्डर, और उसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। यह सबसे बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चिंता है, वो चिंता यह है चाइनीज ड्रैगन, जिसकी कथनी और करनी में फर्क है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स ने एक और कंसर्न रेज किया है, और वो यह है कि इंडिया को कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना जो कहता है और जो करता है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है, और अभी से ऐसा हो रहा है। पहली चीज तो ये कि दिप्सांग में और डेमचौक में पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर हो गए हैं और एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन हो गया है। इस बात की पुष्टि पहले इंडियन साइड ने की, इसको कंफर्म हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने किया, और अगले 2 दिन तक चाइना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया था, तो चाइना ने 2 दिन ले लिए इसे कंफर्म कर। इसके साथ साथ जो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है और जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है उसमें भी बहुत फर्क है। देखिएगा, इंडिया की स्टेटमेंट ये कहती है फोकसेस ऑन कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एंड कॉल्स फॉर एन अर्ली मीटिंग्स विद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडियन स्टेटमेंट में साफ साफ मेंशन किया गया है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में, कि हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करने के प्रयास करने हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे चाइनीज स्टेटमेंट की, तो वहां पर डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई ज्यादा बातचीत की नहीं गई है, स्पेसिफिकली डिसएंगेजमेंट को रेफर भी नहीं वो कर रहे हैं। ब्रॉड स्टेटमेंट्स एम्फेसाइजिंग प्रोग्रेस बट लैक्स स्पेसिफिक्स ऑन डिसएंगेजमेंट। जैसे हमारी स्टेटमेंट में साफ साफ हमने ये कहा है कि भाई डेमचौक है, डिप्सांग प्लेन का इलाका, वहां पर पेट्रोलिंग राइट रिस्टोर किए जा रहे हैं। बट चाइनीज स्टेटमेंट काफी ब्रॉड है, वहां पर स्पेसिफिकली ये पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा कि ये जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये किन रीजन्स को लेकर हुआ है। तो स्पेसिफिक डिटेल्स मिसिंग है, और ये जानबूझकर किया जाता है, जिससे आगे चलकर अगर कोई विवाद हो तो ये कहा जा सके कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये इन बातों को लेकर नहीं हुआ था। और एग्रीमेंट्स की जो निटिग्रिटीज होती है, जो डिटेल्स होती है, उनको सीक्रेट रखा जाता है। तो अगर आप देखेंगे दोनों के जो रीडआउट्स हैं, दोनों की जो स्टेटमेंट आई है, उसी में फर्क है। इसके साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको देखने का दोनों का नजरिया भी अलग है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, बॉर्डर रेजोल्यूशन लिंक्ड टू इंप्रूविंग ओवरऑल रिलेशंस। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि बॉर्डर की सिचुएशन अगर इंप्रूव होगी, बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अगर वो कम होंगे, डी एस्केलेशन होगा, तो ओवरऑल दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएंगे। तो हम इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में बॉर्डर पर जो विवाद खड़े होते हैं उनको भी एक इंपॉर्टेंट इशू की तरह देखते हैं। वहीं अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना क्या कहता है, सीज बॉर्डर एज अ डिस्टिंक्ट इशू दैट शुड नॉट हिंडर ब्रॉड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो चाइना ये कहता है कि भाई बॉर्डर पर जो चल रहा है वो एक अलग इशू है, वो इशू इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे ट्रेड रिलेशनशिप चल रहा है वो वैसे ही चलते रहने चाहिए। तो दोनों का ही बॉर्डर डिस्प्यूट को देखने का जो नजरिया है वो भी बिल्कुल अलग है। और यहीं से आपको पता लग जाता है कि क्यों एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया को कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए, क्योंकि चाइना जो कहता है और जो करता है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है। 1962 में कुछ वैसी ही सिचुएशन देखने को मिली। अब सवाल यह भी खड़ा होता है
कि क्यों बार बार इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे बॉर्डर विवाद खड़े हो जाते हैं, ऐसे डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे बॉर्डर्स में कि इतनी सारी झड़पें हमें देखने को मिली हैं। तो आइए एक बार पूरा इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको समझ लेते हैं। ये समझते हैं कि ये इश्यूज खड़े क्यों होते हैं, इतने ज्यादा फ्रिक्शनल पॉइंट्स क्यों इंडिया और चाइना के बीच में क्रिएट हो गए। बट उसको समझने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट और 2026 में आप अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर पाए, प्रॉपर गाइडेंस में आप यूपीएससी की तैयारी कर पाए, तो आप स्टडी आईक्यू के नए बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच 28 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है आपका प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट कवरेज। तो प्रीलिम्स में जीएस, सीसेट ओवरऑल वो कवर हो जाएगा। मेंस का कंप्लीट 4 जीएस के जो पेपर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग के लिए अलग से मेंटोर्स हैं जो आपके आंसर पर रेगुलर फीडबैक आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वीकली टेस्ट है, तो बहुत कुछ है जो आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो इस बैच में आप जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं एसी लाइव। एसी लाइव मेरा कोड है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ मेंटोरशिप जो है, स्पेशल मेंटोरशिप, वो भी मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर योर 2026 अटेम्प्ट। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि ये विवाद क्यों खड़े होते हैं, कहां कहां क्या क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, कहां कहां क्या क्या विवाद चल रहे हैं। इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है ये काफी बड़ा बॉर्डर है। इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर है जो इंडिया किसी कंट्री के साथ शेयर करता है। ओवरऑल 3488 किलोमीटर का ये बॉर्डर है और ज्यादातर रीजन्स में ये पुअरली डिफाइंड है, पुअरली डिमार्केटेड है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं लद्दाख के रीजन, लद्दाख के रीजन में यहां पर कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, डिमार्केशन है नहीं, और इसी वजह से लद्दाख में डिस्प्यूट ज्यादा खड़े होते रहते हैं। सो ओवरऑल 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तो आप सोच सकते हैं कितनी लेंथ है इस बॉर्डर की, कितना लंबा है बॉर्डर। एक और प्रॉब्लम है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिमार्केट किया गया, यहां पर बहुत सारे रीजन्स में रिवर्स हैं जिनके थ्रू वो डिमार्केशन हुआ है, या फिर वहां पर ग्लेशियर्स हैं जिनके थ्रू आपने बॉर्डर को डिमार्केट कर दिया। तो रिवर्स, लेक्स, स्नो कैप्स, इन सब के थ्रू भी डिमार्केशन किया गया कि भाई आपने मान लिया कि ये जो नदी बह रही है ये दोनों कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है, ये जो लेक है ये दोनों कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है। अब चाहे आप रिवर्स की बात करेंगे, चाहे आप ग्लेशियर्स की बात करेंगे, चाहे आप ये स्नो कैप्स की बात करेंगे जहां पर बर्फ जमी हुई है, ये थोड़े डायनेमिक रीजन होते हैं। डायनेमिक से मतलब ये है कि रिवर अपना चैनल शिफ्ट कर सकती है, ग्लेशियर रिट्रीट हो सकता है, उसका साइज कम हो सकता है, या फिर लेक है, लेक छोटी हो सकती है। भाई अगर रेनफॉल नहीं हुई, स्पेशली अगर लद्दाख की बात करते हैं, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, तो उसका एरिया श्रिंक कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर खड़ा हो जाता है डिस्प्यूट। भाई नदी जिस चैनल में पहले बह रही थी, अगर नदी ने अपना कोर्स शिफ्ट किया तो फिर बॉर्डर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर वहां पर डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लद्दाख के रीजन में डिस्प्यूट्स इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर के अलोंग जगह जगह रिवर्स हैं, स्नो कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, जैसे पेंगोंग सो अभी हमने बात की कि पेंगोंग का इलाका है। इसके अलावा अगर आप यहां देखेंगे तो बहुत सारी रिवर्स जो है वो आपको यहां से पास होती नजर आएंगी, और इसी वजह से ज्यादा डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिजिकली भी वहां पर जो फिजिकल फीचर्स है वो भी डिस्प्यूट का एक कारण बन जाती है। इसके साथ साथ लद्दाख वैसे तो कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर सरवाइव करना, वहां पर रहना बड़ा मुश्किल है, बट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इंडिया और चाइना दोनों उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि इंडियन टेरिटरी है, अक्साई चीन का पूरा रीजन, हमारी जम्मू और कश्मीर स्टेट जो हुआ करता था उसकी टेरिटरी थी, और 1962 में चाइना ने जबरदस्ती जबरन फोर्स का यूज करके उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया और आज तक उसे ऑक्यूपाई किया हुआ। तो ये हमारी टेरिटरी है और इंडिया उसे क्लेम करता रहता है समय समय पर, लेकिन क्योंकि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इसी वजह से चाइना भी उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है वो भी डिस्प्यूट का कारण बन जाती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इनफैक्ट 2020 में जो गलवान का डिस्प्यूट हुआ था वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ था। इंडिया गलवान में एक रोड बिल्ड कर रहा था जो
इंडियन एयर स्ट्रिप जो दौलताबेग ओल्डी में पड़ती है उसके साथ गलवान को कनेक्ट करता, और चाइना ने यहां पर इसी बात पर डिस्प्यूट खड़ा किया था जहां पर हमारे सैनिक शहीद हुए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिस वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं इस रीजन में। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया, गलवान वैली ये इलाका जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, और ये कहा जा रहा था कि पिछले कई डेकेड्स में ये पहली बार ऐसा मौका आया है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सोल्जर्स जो है वो मार्टियर हुए हैं, सोल्जर्स शहीद हुए। तो ये जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ था ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ था। सो चाइनाज ऑब्जेक्शन टू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो गलवान में हम एक रोड बना रहे थे जिस रोड के थ्रू हम हमारी एयर स्ट्रिप को गलवान से जोड़ना चाह रहे थे, और यहां पर चाइना ने उसके अगेंस्ट डिस्प्यूट खड़ा किया था, विवाद खड़ा किया था कि भाई ये इंडियन टेरिटरी नहीं है, यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर सकते। तो वो डिस्प्यूट खड़ा हुआ था, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड इन गलवान दैट कनेक्ट्स टू एन इंपॉर्टेंट एयरबेस। चाइना व्यूड दिस रोड एज अ थ्रेट टू इट्स टेरिटोरियल क्लेम। तो चाइना ने कहा था कि भाई गलवान का रीजन जो है ये चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा होना चाहिए और इसी वजह से यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पूरा का पूरा रीजन अक्साई चिन जो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन चाइना ने जबरन इस पे कंट्रोल किया हुआ है। यहां से एक हाईवे निकाली है चाइना ने, और ये हाईवे तिब्बत को शिनजियांग से कनेक्ट करती है, तो इसे कहा जाता है तिब्बत शिनजियांग हाईवे। जब ये हाईवे क्रिएट की गई अक्साई चिन रीजन में, तब टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का मुद्दा नहीं आया, ये इंडिया का पार्ट है। यहां पर चाइना ने एक हाईवे क्रिएट कर लिया, तो चाइना ऑक्यूपाइड रीजन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए चला जा रहा, लेकिन जब इंडिया वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की कोशिश करता है तो वो बार बार डिस्प्यूट खड़ा कर देता है। और वो इसी वजह से, क्योंकि उसे पता है स्ट्रैटेजिकली ये रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वो चाहता है इन पे कंट्रोल उसका रहे, और वो बार बार अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो अपग्रेड करता रहता है, लेकिन जब इंडिया वो काम करता है तो फिर वो वहां पर डिस्प्यूट खड़े कर देता है। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि कहां कहां डिस्प्यूट हुए थे, तो थोड़ा एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। जून 2020 गलवान में क्लैशेस होते हैं, 20 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं जिसमें। अब गलवान के इस डिस्प्यूट के बाद ही बाकी रीजन्स में भी छोटे छोटे डिस्प्यूट होने शुरू हो गए। तो पहले गलवान में होता है जून में, इसके बाद 2021 जनवरी में सिक्किम में नकुला रीजन है जहां पर डिस्प्यूट होता है, ये रहा नकुला। अब अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ये प्रॉपरली डिमार्केटेड है, ज्यादातर इस बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ छोटे मोटे रीजन्स हैं जिनको लेकर दोनों के बीच में विवाद रहता है, जिसमें से एक है नकुला पास का रीजन। तो सिक्किम में 2021 में जनवरी में नकुला पास में दोनों आर्मीज के बीच में डिस्प्यूट होता है। इसके बाद सितंबर के महीने में शॉट्स फायर्ड, पेंगोंग लेक के अराउंड गोलियां चलाई जाती हैं, जो 1996 में नो फायर आर्म एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन भी माना गया। तो 1996 में इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेंगी, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बॉर्डर पैक्ट्स के बारे में भी समझाया था, जो बॉर्डर पैक्ट 2005 के अराउंड हुए थे, वहां पर भी ये कहा गया था कि अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाती हैं तो वहां पर कोशिश ये करनी है कि विदाउट एनी यूज ऑफ वायलेंस आपको सिचुएशन को डिफ्यूज करना है, डी एस्केलेट करना है, वहां पर आपको एक दूसरे को उकसाना नहीं है। कुछ इसी तरीके से 1996 में नो फायर आर्म एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। तो पेंगोंग में जब गोलियां चलाई गई तो 1996 का वो जो एग्रीमेंट है उसका भी वायलेशन हुआ था, तो फिर पेंगोंग में डिस्प्यूट हुआ। हालांकि चाहे आप बात करें पेंगोंग की, चाहे आप बात करें नकुला पास की, आगे चलकर ये डिस्प्यूट्स जो है इनको डिफ्यूज किया गया था, यहां पर पेट्रोलिंग राइट्स को लेकर आपस में बातचीत की गई थी, और इसी वजह से जो अभी प्रेजेंट पेट्रोलिंग अरेंजमेंट हुआ है उनमें ये रीजन्स मेंशन नहीं किए गए। इसके साथ साथ तवांग, तवांग एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तवांग इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, हमारे अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, लेकिन
पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है। चाइना ये कहता है कि ये साउथ तिब्बत का इलाका है और इसी वजह से इलाका चाइना को मिल जाना चाहिए। तो तवांग का रीजन है, दिसंबर 2022 में तवांग के रीजन के अराउंड यहां पर दोनों आर्मीज के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला। तो जब गलवान में डिस्प्यूट हुआ, गलवान के बाद लगातार ऐसे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, झड़पें देखने को मिली हैं, जहां पर दोनों ही साइड के जो सोल्जर्स हैं उनको चोटें भी लगी हैं और काफी नुकसान भी हुआ है। जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। नाउ इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में कहां कहां डिस्प्यूट है, थोड़ा डिटेल में वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, इसको आप 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। 3 क्षेत्रों में, 3 सेक्टर्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। पहला सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर मतलब ये पूरा का पूरा अक्साई चीन का इलाका, लद्दाख वाला रीजन, इसको कहा जाता है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसको लेकर डिस्प्यूट है। अगर हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो जो सबसे बड़ी टेरिटरी है जिसको लेकर विवाद है वो है ईस्टर्न सेक्टर, और वो है ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका, ये अरुणाचल का इलाका, ये सबसे बड़ा एरिया है जिसको लेकर डिस्प्यूट है। हालांकि इंडिया की साइड से कोई डिस्प्यूट नहीं है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, लेकिन चाइना की साइड से वो डिस्प्यूट है। चाइना कहता है कि भाई पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो चाइना का है, और उसे वो साउथ तिब्बत के नाम से बुलाता भी है। अपने मैप्स में उसे वो साउथ तिब्बत की टेरिटरी शो भी करता है। इनफैक्ट अगर कभी कोई इंडियन सिटीजन जो अरुणाचल प्रदेश में रहता है उसे चाइना जाना होता है तो ये स्टेपल्ड वीजा लगाते हैं, ये प्रॉपर वीजा भी नहीं लगाते, तो उसको लेकर डिस्प्यूट होता है। तो सबसे बड़ा जो डिस्प्यूटेड रीजन चाइना क्लेम करता है वो है अरुणाचल प्रदेश, ये ईस्टर्न सेक्टर है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट डिस्प्यूटेड रीजन वो लद्दाख में ही पड़ता है, वो है अक्साई चीन का इलाका। ठीक है, तो एक है हमारा वेस्टर्न सेक्टर। अब ये वेस्टर्न सेक्टर जो है, यहां पर 1962 वॉर के दौरान चाइनीज ट्रूप्स अंदर की तरफ आ गए। ये अक्साई चीन का जो रीजन है ये इंडिया की टेरिटरी हुआ करता था। 1962 में, 1962 में जब वॉर हुई तो चाइनीज सोल्जर्स, चाइनीज ट्रूप्स अंदर की तरफ आ गए और इस पूरे रीजन को उन्होंने कैप्चर कर लिया, हथिया लिया। आज की तारीख में चाइना इसे शिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन का हिस्सा मानता है। तो अब चाइना यह कहता है कि भाई हमारा जो शिनजियांग का रीजन है, अक्साई चीन उसका इलाका है, बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो जबरदस्ती बाय फोर्स चाइना ने हथिया रखी है। हालांकि अनइनहिबिटेड जोन है, कोल्ड डेजर्ट है, यहां पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई नहीं रह सकता, बट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी वजह से चाइना इसे कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, तो 1962 वॉर के बाद इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना। तो 1962 के बाद से ही चाइना जो है इसे एडमिनिस्टर कर रहा है, और सेकेंड लार्जेस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया चाइना बॉर्डर पर आफ्टर अरुणाचल प्रदेश। तो यह है वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, इसके साथ साथ एक और ऐसा रीजन है जो डिस्प्यूटेड है, हालांकि वो न्यूज में ज्यादा मेंशन नहीं किया जाता, और वो है ये एरिया, ये है शक्सगाम वैली। ये है शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली इंडियन टेरिटरी, हमारे जम्मू और कश्मीर स्टेट का ही रीजन था। पाकिस्तान ने इसको कब्जा लिया और इसके ऊपर कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान ने इसे चाइना को सौंप दिया एज अ गिफ्ट। आज की तारीख में जो शक्सगाम का इलाका है वो चाइना का इलाका बन गया है, चाइना उस पर कंट्रोल कर रहा है। तो पहले पाकिस्तान ने इसके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने इस रीजन को चाइना को सौंप दिया। अब चाइना ने यहां पर हाईवेज बना ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, और आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से पास हो रहा है। तो शक्सगाम वैली जो है वो भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है, इंडिया का उसके ऊपर क्लेम है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी, बट चाइना ने जबरदस्ती उसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है बाय यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, while India claims the entire Aksai Chin as well as Shaksgam Valley, China contests India's control over दौलताबेग ओल्डी। अब अगर हम बात करते हैं चाइना के क्लेम की, तो चाइना जो क्लेम करता है
यहां पर करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है दौलता बेग ओल्डी का इलाका। दौलता बेग ओल्डी में एक एयर स्ट्रिप है और यह कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे हाइट, सबसे ऊंचाई पर बसी हुई एयर स्ट्रिप है, जहां से प्लेन्स जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार पाएंगे तो वहां पर री आर्मी के लिए तेजी से पहुंचाया जा सकता है, वहां से फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना ये कहता है कि भाई दौलता बेग ओल्डी का जो इलाका है वो चाइना का होना चाहिए, और इंडिया ये क्लेम करता है कि पूरा का पूरा अक्साई चीन हमारा ही है और दौलता बेग ओल्डी उससे अलग नहीं है, तो वो तो हमारी टेरिटरी का इंप्लिसिट पार्ट वैसे भी हो जाता है। ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर जिसको लेकर डिस्प्यूट होता है। फिर बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर में ज्यादातर जो रीजन्स पड़ते हैं वो अनडिस्प्यूटेड है, उनको लेकर कोई बड़ा विवाद है नहीं। हाँ, छोटे मोटे एरियाज हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जिसको लेकर डिस्प्यूट है, अभी उनके बारे में भी बात कर लेंगे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वो सेक्टर है जहां पर पीस एस्टैब्लिश रहती है, जहां पर दोनों साइड की तरफ से बॉर्डर्स प्रॉपर्ली डिमार्केटेड हैं और वहां पर कोई ज्यादा झड़पें आपको देखने को नहीं मिलती, ज्यादा डिस्प्यूट्स जो वो देखने को नहीं मिलते। तो ये थोड़ा पीसफुल बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, लेकिन हाँ, सिक्किम की साइड जाकर डोकलाम में जरूर एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया था 2017। तो डोकलाम को छोड़ दे अगर, और रिसेंटली जैसे हमने नकुला की बात की थी, अगर उसको छोड़ दे तो ज्यादातर ये बॉर्डर का जो रीजन है ये शांत क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा डिस्प्यूट होते नहीं। बट 2017 में डोकलाम में जरूर एक बड़ा इशू हो गया था। डोकलाम की अगर हम बात करें तो ये रहा डोकलाम। डोकलाम एक छोटा सा प्लाटू है, कहीं इस रीजन में पड़ता है डोकलाम। डोकलाम पड़ता है ट्राई जंक्शन पर। ट्राई जंक्शन का मतलब यह है यहां पर तीन देशों की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो एक साथ लगते हैं। तो एक हो गया इंडिया, दूसरा हो गया भूटान और तीसरा हो गया चाइना। अब डोकलाम की जो टेरिटरी है, चाइना क्लेम करता है कि भाई डोकलाम उसकी टेरिटरी का हिस्सा है, बट इंडिया और भूटान ये कहते हैं कि डोकलाम भूटान की टेरिटरी का हिस्सा। तो ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं, पहली बात तो ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम भूटान के क्लेम को यहां पर सपोर्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, ये भूटान की टेरिटरी का हिस्सा है और उसी की टेरिटरी का हिस्सा होना चाहिए। और 2017 में यहां पर चाइना एक रोड बिल्ड कर रहा था, तो भूटान ने उसके ऊपर आवाज उठाई, भूटान ने उसको अपोज किया। भूटान ने कहा ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा, आप कैसे यहां पर रोड बना सकते हैं। और इंडिया उस समय भूटान की हेल्प करने के लिए गया। तो इंडिया और भूटान के बीच में 2007 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी में इंडिया ने कहा था, ये कमिटमेंट दिया था कि अगर कभी भूटान की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई समस्या आती है, कोई खतरा होता है, तो इंडिया उसकी मदद करने आएगा। तो इंडिया ने वही ट्रीटी को अपहोल्ड किया था और अपने कमिटमेंट को दिखाने के लिए 2017 में डोकलाम में इंडियन फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। तो वहां पर एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ था। अब इंडिया के लिए डोकलाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों? भाई हमारी टेरिटरी का तो हिस्सा भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? डोकलाम से कुछ किलोमीटर दूर, मतलब कुछ से मेरा मतलब है कुछ 100 किलोमीटर दूर आप मान सकते हैं, इलाका पड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत छोटा सा एरिया, लगभग 80-90 किलोमीटर ब्रॉड ये इलाका है, जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है वो इंडियन टेरिटरी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की जब मैं बात करता हूं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जो बसे हुए, ये इंडियन टेरिटरी के साथ केवल इस छोटे से रीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पड़ता है नॉर्थ बंगाल की तरफ जाकर। सिलीगुड़ी शहर है उसके आसपास। और अगर आप इसकी ब्रेथ की बात करेंगे, कितना चौड़ा है ये, 80-90 किलोमीटर के अराउंड ये चौड़ा। तो केवल इसी रीजन के थ्रू पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन इंडिया के साथ जुड़ता है। अब आप सोचिए, अगर चाइना डोकलाम तक पहुंच जाता है और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेता तो आगे चलकर अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई वॉर हो जाती है तो चाइना कितनी पास है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। तो स्ट्रैटेजिकली चाइना एक एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाता है अगर वो डोकलाम को कंट्रोल कर लेता है। और इसी वजह से 2017 में, 2017 में जब चाइना ने डोकलाम में रोड बिल्ड करना शुरू की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया, तो इंडिया ने भी सवाल खड़े किए। इंडिया
भूटान की हेल्प करने के लिए गया। सो रोड कंस्ट्रक्शन इन डोकलाम इशू was raised by India. Indian Army objected to China's road construction डोकलाम। तो चाइना ने यह कहा कि भाई डोकलाम मेरी टेरिटरी का हिस्सा है, बट भूटान और इंडिया ने मिलकर इस क्लेम को नेगेट किया, नकारा, और यह कहा कि भाई ये भूटान की टेरिटरी का हिस्सा है और यहां पर चाइना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकता, कोई रोड नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे लिए भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, चाइना को डोकलाम तक नहीं पहुंचने दिया जाए। तो वो डोकलाम वाला इशू हुआ था। नकुला डोकलाम वाले इन डिस्प्यूट्स को छोड़कर बाकी जो आपका सेंट्रल सेक्टर है इंडिया चाइना बॉर्डर का, जो मेजरली पड़ता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ज्यादा झड़पे, ज्यादा डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलते, वो प्रॉपरली डिमार्केटेड बॉर्डर है। ठीक है। इसके साथ साथ जब डोकलाम का इशू हुआ तो इंडिया ने चाइना को वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन करने से मना किया, इंडिया ने अपोज किया। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने रिटेलिएशन में जो यहां से नथुला पास से जो हमारे पिलग्रिम्स जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा, इन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। तो एक तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए जो नथुला से हमारे यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, उस रास्ते को बंद कर दिया था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते, एक उत्तराखंड की तरफ से जाता है, दूसरा जाता है सिक्किम की तरफ से। सिक्किम की तरफ से जो रास्ता जाता है ये ज्यादा इजी है, मतलब ये आसान है, ये इतना खतरनाक नहीं है जितना उत्तराखंड वाला रास्ता है। इसी वजह से जो इंडियन पिलग्रिम्स है अब ज्यादातर इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एज अ रिटेलिएशन, कि अगर आप हमें यहाँ पर रोड नहीं बनाने देंगे, अगर आप यहाँ पर डिस्प्यूट रेज करेंगे तो हम भी आपके पिलग्रिम्स को जाने नहीं देंगे। सो पिलग्रिमेज रूट जो है वो क्लोज कर दिया गया था। लेकिन हालांकि आगे चलकर डोकलाम का जो इशू था, डिस्प्यूट था, उसको भी रिजॉल्व किया गया और सिचुएशन दोबारा नॉर्मलाइज की गई। ठीक है। तो डिस्प्यूट जरूर हुआ था डोकलाम को लेकर, लेकिन सिचुएशन जो है उसको नॉर्मलाइज किया गया था। अब आ जाते हैं सबसे बड़े रीजन पर जिसको लेकर चाइना डिस्प्यूट खड़ा करता है, और वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का इलाका। ये इंडिया चाइना बॉर्डर के अलोंग सबसे बड़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसको लेकर चाइना ने डिस्प्यूट खड़ा किया हुआ। चाइना ये कहता है कि भाई यहां पर जो मैकमेहॉन लाइन है, मैकमेहॉन लाइन इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में। शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1914-15 के अराउंड, जहां पर ब्रिटिशर्स, तिब्बत और चाइना, इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे, और यहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। हालांकि चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, उन्होंने इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया था। इसी एग्रीमेंट के थ्रू, तो 1914 के शिमला एग्रीमेंट के थ्रू हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पर बॉर्डर डिमार्केट किया गया था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, जिसको कहा जाता है मैकमेहॉन लाइन। अब इंडिया उस लाइन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन चाइना उस लाइन को रिजेक्ट करता है, और चाइना ये कहता है कि भाई तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस एग्रीमेंट पे साइन करने का कोई राइट ही नहीं था, क्योंकि तिब्बत अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट रीजन है ही नहीं। तिब्बत हमेशा से ही चाइना की टेरिटरी है। तो अगर तिब्बत किसी एग्रीमेंट पे साइन कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ने उसे रेटिफाई कर दिया। तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई राइट ही नहीं था उस पर साइन करने का, तो ये क्लेम करता है, और पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश के रीजन को डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह प्रेजेंट करता, और ये कहता है कि भाई पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो चाइना की टेरिटरी होना चाहिए, साउथ तिब्बत का इलाका। ठीक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट डिस्प्यूटेड एरिया। इनफैक्ट 1962 में चाइना की फोर्सेस इस रीजन में इंट्रूड भी कर गई थी, अंदर की तरफ आ गई थी, तब इसे कहा जाता था नीफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो चाइनीज फोर्सेस 1962 की वॉर में नीफा में अंदर की तरफ आ गई थी और अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा रीजन जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब वॉर खत्म हुई तो यूनिलेटरली चाइना वापस भी चला गया था, लेकिन उसके बावजूद चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के रीजन को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह दिखाता है और वो डिस्प्यूट को कंटिन्यू करता है। सो ड्यूरिंग 1962 वॉर द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑक्यूपाइड, but they announced a unilateral ceasefire and withdrew respecting international boundary.
तो जो मैकमेहन लाइन है, देखिए जो हमारा बॉर्डर है 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसा अभी हमने समझा। जो अक्साई चिन लद्दाख वाला रीजन है, यहां पर जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद जो वेस्टर्न सेक्टर या सॉरी सेंट्रल सेक्टर है, ये सेंट्रल सेक्टर हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला रीजन, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर। और यहां पर आकर जो अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पड़ता है, इसको हम बोल देते हैं मैकमेहन लाइन। तो अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है बॉर्डर। जहां लद्दाख में उसे LAC कहा जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वही अरुणाचल प्रदेश में उसे मैकमेहन लाइन कहा जा रहा है। और ये एग्रीमेंट हुआ था 1914-15 में शिमला में। उसके बाद मैकमेहन लाइन जो है उसे डिमार्केट किया गया। तो हालांकि 1962 की वॉर में मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके चाइनीज फोर्सेस अंदर आ गई थी, उन्होंने नीफा के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब सीज फायर हुई तो यूनिलेटरली चाइनीज फोर्सेस रिट्रीट भी कर गई थी, वो वापस चली गई थी और उस रीजन के ऊपर दोबारा से इंडियन फोर्सेस का जो ऑक्यूपेशन है, कब्जा है, वो हो गया था। लेकिन अभी भी चाइना उस रीजन को क्लेम करता रहता है। अब ये तो मेजर रीजंस है अलोंग द बॉर्डर जहां पर डिस्प्यूट चलता रहता है दोनों आर्मीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे छोटे मोटे रीजन्स हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। वो कौन कौन से रीजन है, आइए वो भी समझ लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो आपको समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, ज्यादातर वो बॉर्डर प्रॉपर्ली डिमार्केटेड है, वहां पर कोई डिस्प्यूट है। लेकिन हाँ, कुछ रीजन ऐसे हैं जिनको लेकर चाइना ने अपना क्लेम किया हुआ है और वो विवाद खड़े करता है, डिस्प्यूट खड़े करता है। वो है कौरिक शिपकिला का इलाका। तो कौरिक रीजन है जो पड़ता है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये रीजन भी चाइना क्लेम करता है, हालांकि ये हमारी लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, इस पर कंट्रोल इंडिया का है, बट चाइना उसे क्लेम करता है। इसके साथ साथ ताशीगांग शिपकिला, ताशीगांग शिपकिला पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, इसको भी चाइना क्लेम करता है। और चाइना कहता है कि कौरिक रीजन और ताशीगांग शिपकिला ये दोनों ही तिब्बत की टेरिटरी है। तो वो ये कहता है कि भाई जो चाइना का तिब्बत का प्रोविंस है, ये दोनों ही उस तिब्बत प्रोविंस का हिस्सा है और इंडिया को ये टेरिटरी हमें वापस कर देनी चाहिए। तो ये इंडियन टेरिटरी का इलाका है, इंडिया कंट्रोल कर रहा है। हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं ये दोनों रीजन्स, इंडिया के कंट्रोल में है, बट चाइना इन पर अपना क्लेम जो है वो बार बार जताता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट में कुछ रीजन है जिनको लेकर डिस्प्यूट है। तो एक है सांग निलांग पुलाम सुमदा रीजन, ये पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो ये पड़ता है उत्तरकाशी में। इसके साथ साथ दूसरा है बाराहोती, ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो बाराहोती और पुलान सुंदा रीजन, ये दोनों भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया इन पे कंट्रोल करता है, ये इंडिया की टेरिटरी में ही आते हैं। हमारे उत्तराखंड रीजन में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। इनको लेकर भी चाइना अपना क्लेम जो है वो बार बार जताता है, ये कहता है कि भाई तिब्बत का रीजन है, ये इंडिया चाइना को वापस कर दे। एंड इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन डिस्प्यूटेड रीजन्स को लेकर चाइना बहुत सीरियस भी नहीं नजर आता कई बार। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि जो स्टेटमेंट आती है दोनों साइड की तरफ से उसमें बहुत फर्क, जैसे हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो ये कहते हैं कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया चाइना रिलेशनशिप का। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप को और मजबूत किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। वहीं चाइना ये कहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट एक अलग रीजन है, एक अलग प्रॉब्लम है, उसको अलग रखा जाए और इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप है उसको अलग नजरिए से देखा जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ओवरऑल उस कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को बॉर्डर डिस्प्यूट्स के नजरिए से ना देखो?
अगर चाइना बार बार इंडिया की टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, इंट्रूड करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसके साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर पाए? कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो होता है उसमें एक डेफिसिट हो जाता है। रिलेशनशिप तभी बेटर हो पाते हैं जब दो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर भरोसा जता पाए, और वो तभी हो पाएगा जब बॉर्डर डिस्प्यूट्स को प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए, उन पर बातचीत की जाए। तो ये था इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट, किन किन रीजन्स को लेकर क्या क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने कहा था, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2025 या 26 में आप अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसी लाइव कोड का इस्तेमाल करके। इसके साथ साथ अगर आप ये कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं या इसके जैसा और भी यूपीएससी स्पेसिफिक कंटेंट आप चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस जो यूट्यूब पे चलती हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, एक और नई वीडियो में मिलेंगे किसी ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ और उसकी निटिग्रिटीज को समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।